आज की डेट नोट कर लो क्योंकि आज से सही 9 महीने बाद तुम्हारा जे 2027 का एग्जाम है। एंड देखा जाए तो तुम्हारे पास क्लास 11th प्लस 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 7 महीने हैं, क्योंकि बाकी के 2 महीने तो तुम्हारे मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज में निकल जाएंगे। और अब एकदम दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुम जे 2027 एग्जाम के लिए रेडी हो? अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और जे के अंदर अच्छा करके आओ। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब है ना, तो अभी पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो 100% तुम्हारे लिए है। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, टॉप एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। एंड इस टाइम पे तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि भैया क्या मैं अभी से स्टार्ट करके जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं, फिर जे एडवांस क्रैक करके आईआईटी पहुंच सकता हूं? कैसे मैं क्लास 12th के साथ क्लास 11th को मैनेज कर सकता हूं? क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए? कैसे एक चैप्टर को 0 से एडवांस लेवल तक कवर कर सकते हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अगले 9 महीने का एक कंप्लीट रोड मैप बता दीजिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको 3 फेज 7 स्टेप्स के अंदर पूरा रोड मैप बताने वाला हूं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। एंड इससे पहले मैं रोड मैप स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूं, फटाफट से अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल क्रैक जे 2027। जब ये लिख दोगे, अपने आप से कमिटमेंट कर दोगे, तो भाई कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और अपना ड्रीम आईआईटी कॉलेज भी फटाफट से कमेंट्स में लिख दो। सो मैंने कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एंड ये 3 फेजेस फर्दर 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सो फेज 1 तुम्हें डे 1 से स्टार्ट करना है। तो स्टेप 1 इज ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करो। सबसे पहले खाली पेपर ले लो एंड उस खाली पेपर में 2 लाइन खींच लो, मतलब 3 कॉलम्स बना लो। एंड फर्स्ट कॉलम में वो सारे चैप्टर्स मेंशन करो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सेकंड कॉलम में वो सारे चैप्टर्स लिखो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस अभी भी पेंडिंग है। एंड तीसरे कॉलम में वो सारे चैप्टर्स लिखो जिनके ना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा वीक चैप्टर्स है। एंड ये असेसमेंट तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बिना कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है। अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें क्लास 11th के 12th के सारे चैप्टर्स लिखने हैं। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो तुम्हें 11 12th के कंबाइंड चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। हम कई बार बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, रात के 1 बजे तक लगातार पढ़ूंगा, सिर्फ 3 घंटे सोऊंगा और जेईई में फोड़ने वालों आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। एंड यही आजकल 99% स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है रियलिटी। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है कि तुम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लोगे, ये पूरे 1 साल की मैराथन है। सो मोटिवेशन में आके ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मिनिमम 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी नींद लोगे उतना तुम्हारा ब्रेन बेटर परफॉर्म करेगा। सेकंड, 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि तुम 6 से 7 घंटे फुल फोकस से पढ़ाई करो। तीसरा, टाइम देखकर पढ़ाई बिल्कुल मत करो कि 6 बजे मैं उठूंगा, फिर 7 बजे फ्रेश होऊंगा, 8 बजे मैं पढ़ाई करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है और कम से कम हर स्लॉट तुम्हें 1 से 1.5 घंटे का रखना है। एंड उस स्लॉट के बाद में तुम्हें प्रॉपर ब्रेक्स रखने हैं। इसी के साथ में जब भी तुम टाइम टेबल बनाते हो तो तुम्हें बफर टाइम जरूर रखना है। बफर टाइम मतलब 30 से 40 मिनट रखने ही रखने हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किसी स्लॉट में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ जाए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाए, तो वो तुम बफर टाइम में सॉल्व कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बर्नआउट हो जाते हैं। तो इस बर्नआउट से बचने के लिए तुम्हें हर हफ्ते कम से कम 1 दिन का ब्रेक रखना है, या पूरे दिन का नहीं रखते हो तो हाफ डे जरूर रखना है, अगर तुम्हें बर्नआउट से बचना है तो। सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि तुम्हें एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसे तुम 365 दिन फॉलो कर सको, ना कि सिर्फ 30 दिन। एंड स्टेप 3 अपने फोन को कंट्रोल करो, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने फोन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम किताब खोलते हो, फिर लेक्चर्स देखते हो, एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन को देखते हो, फिर स्टेटस देखने लग जाते हो, फिर कब में से तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फिर वहां पे रील्स स्क्रॉल करना चालू कर देते हो। वो 1 सेकंड का नोटिफिकेशन तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारा पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक कर देता है। तो जब तुम इस फोन के डिस्ट्रैक्शन से बचोगे तभी तुम एक्चुअल पढ़ाई कर पाओगे, तभी तुम जेईई क्रैक कर पाओगे। तो मैं तुम्हें 4 चीजें बताऊंगा फोन के डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। फर्स्ट इज, जब भी पढ़ाई करने जा रहे हो पहले प्रॉपर प्रण लो कि यार अब मैं पढ़ाई करूंगा, फोन बिल्कुल नहीं देखूंगा, और अपने फोन को दूसरे रूम में फेंक कर आओ, रखे आओ बेसिकली। सेकंड, ऐप ब्लॉकर्स का यूज करो। जैसे एंड्रॉइड की बात करें तो स्टे फोकस्ड हो गया, या फिर आईफोन की बात करें तो स्क्रीन टाइम सेटिंग्स को चेंज करो। इसी के साथ में तीसरी चीज है, ग्रे स्केल मोड ऑन कर लो। मतलब जब भी तुम अपने फोन को खोलोगे ना तो उसमें जो कलर्ड सारी चीजें वो तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रेश दिखेंगी, तो तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा उसे ओपन करने का। एंड चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई जितनी भी एप्लीकेशंस है सबकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो।
एंड जब भी पढ़ाई करने जा रहे हो मैसेज डाल दो या कुछ भी व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, स्टेटस तो नहीं डालना चाहिए बट मैसेज वगैरह डाल दो कि भाई मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल नहीं हूं, मुझे पढ़ाई करनी है। सो ये 3 स्टेप्स थे हमारे फेज 1 के। एंड फेज 1 तुम्हें आज से और अभी से फॉलो करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तीनों स्टेप्स अभी के अभी फॉलो करने हैं। सो गाइस फेज 1 के तीनों स्टेप्स के साथ में तुम्हें एक और चीज फॉलो करनी है, वो है पीवाईक्यूज। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं तो एंड में सॉल्व करूंगा, जस्ट पेपर से पहले सॉल्व करूंगा। भाई एंड कभी नहीं आता है, तुम्हें अभी से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। बट अब सवाल आता है कि भैया लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन बैंक कहां मिलेंगे। सो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी एंड तुम्हारे लिए एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं, जो कि है ओसवाल बुक्स की तरफ से लास्ट 25 ईयर्स का जेईई मेंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक। ये अभी मेरे पास केमिस्ट्री का है, इसी के साथ में फिजिक्स का भी है और मैथ्स का भी है। इसमें टोटल आपको तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन बैंक की खास बात क्या है। नंबर 1, इसमें 202 डिफरेंट शिफ्ट के सारे पेपर मिलेंगे। सेकंड, जनवरी अटेम्प्ट हो अप्रैल अटेम्प्ट दोनों शिफ्ट के पेपर होंगे। तीसरा, इसमें ट्रेंड एनालिसिस है कि 2020 से लेकर 2026 तक के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। चौथा, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब के साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एकदम क्रिस्प थ्योरी मिलेगी, जिससे तुम फटाफट से पढ़ सकते हो। साथ में निमोनिक्स मिलेंगे, जिससे तुम ट्रेंड्स वगैरह अच्छे से याद कर सकते हो। एंड आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, जिसमें आप फटाफट से पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन बैंक वन ऑफ द बेस्ट चीज होने वाली है तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन में। तो वेट मत करो, फटाफट से जाओ, अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करना, और हाँ एक कूपन कोड जरूर यूज कर लेना रोहित10, जिससे आपको अप टू 60% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी परचेज कर लो। सो स्टेप 4 इज क्लास 11th को क्लास 12th के साथ कैसे मैनेज करना है। एंड ये स्टेप क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पूरी क्लास 11th बर्बाद है, या फिर 12th के साथ 11th को मैनेज नहीं कर पा रहे, 11th को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड तुम्हें पता है कि जेईई के लिए 11th और 12th दोनों की इक्वल वेटेज होती है। क्लास 11th की वेटेज की बात करें तो 45%, क्लास 12th की वेटेज की बात करें तो 55% रहती है। एंड ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो क्लास 11th के होते हैं एंड वो क्लास 12th के चैप्टर्स में काम आते हैं। मतलब तुम्हारी 11th बेसिक होती है और क्लास 12th तुम्हारी एडवांस्ड, जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैरेलल ट्रैक सिस्टम। तुम्हें अपने टोटल स्टडी टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट इज ट्रैक 1, जहां पे तुम अपनी क्लास 12th को 60 से 70% टाइम दोगे, एंड सेकंड ट्रैक इज क्लास 11th को तुम 30 से 40% टाइम दोगे। सो ट्रैक ए में जो भी तुम्हारी कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसे रेगुलरली तुम पढ़ते जा रहे हो, साथ में होमवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, 12th को साथ के साथ मैनेज कर रहे हो। एंड इसी के साथ में क्लास 11th को 30 से 40% टाइम दे रहे हो, जिसमें तुम क्लास 11th के वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को करोगे, रिवीजन करोगे। एंड टारगेट रखना है कि हर हफ्ते एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है, या फिर 2 चैप्टर्स भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर्स की लेंथ कितनी है। एंड इसमें अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भैया कौन से चैप्टर्स को पहले फोकस करें, कौन से चैप्टर्स को हम छोड़ सकते हैं, फिर हम बाद में फोकस करें, पहले 12th के करें या 11th के चैप्टर्स करें। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। तुम्हें स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे होंगे क्लास 12th के और क्लास 11th के, जो कि हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्लास 11th के वो हाई वेटेड चैप्टर्स उठाने हैं। देखो 12th के तो तुम साथ के साथ कवर करते जा रहे हो कोचिंग के, लेकिन 11th के पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स उठाने हैं, उसके बाद तुम्हें लीस्ट वेटेज या टफ चैप्टर्स करने हैं। स्टेप 5 इज सही तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल एकदम गलत अप्रोच है। कुछ बच्चे करते हैं कि भैया मैं तो बस लेक्चर्स देखे जा रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें एक राइट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे एक चैप्टर को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सेकंड चीज, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर तुम्हें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करनी है, जो भी तुम्हारी कोचिंग मॉड्यूल्स हैं, डीपीपीज वगैरह, वो सारी सॉल्व करनी है। एंड जब तुम कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। इस स्टेप में क्या करना है, जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, मतलब वो रेफरेंस बुक्स को सॉल्व कर सकते हो तुम। एक्सरसाइज 1 हो गया, एक्सरसाइज 2 हो गया, मेंस लेवल से एडवांस लेवल तक के एक्सरसाइज लगा सकते हो। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक बार को रेफरेंस बुक रह जाए, पर ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो ये है कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज जरूर सॉल्व करने हैं। हमें एंड टाइम का वेट नहीं करना है कि भाई मैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, एंड में पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। एंड कभी लिटरली आता ही नहीं है। हर साल इतने सारे बच्चे होते हैं जो कि पूरी साल मेहनत करते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और एंड में जेईई तक क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें एंड का वेट नहीं करना है, अभी से पीवाईक्यूज वगैरह लगा के चलने हैं। और जब एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसे पूरा एंड करो। ये नहीं है जस्ट थ्योरी पढ़ रही, लेक्चर्स, मतलब तुमने ऐसा समझो कि 70-80% टाइम दे दिया, पूरी एनर्जी दे दी, लेकिन वो एंड का 20-30% छोड़ दे
लेते हो, उसके चक्कर में तुम्हारा पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। नाउ अब आता है हमारा तीसरा फेज, जो कि है नवंबर से लेके जनवरी तक। जनवरी के अंदर तुम्हारा जेईएस फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम होगा एंड ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे टॉपर्स एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं और बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट अगर इस फेज को सही से यूज कर ले तो टॉपर बन जाते हैं। सो इस फेज का 6th स्टेप है रिवीजन। अब सोचो तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें तुम्हें 1 हफ्ता लग गया, तुमने लेक्चर्स देखे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी एंड उस चैप्टर को तुम 1 महीने तक बिल्कुल टच नहीं करते हो। फिर तुम रिवीजन के लिए उस चैप्टर को उठाते हो, सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम सारी चीजें भूल गए हो एंड उस चैप्टर को तुम फिर से 1 हफ्ता दोगे, उससे डबल टाइम दोगे। तो रिवीजन की इंपॉर्टेंस यही आती है कि भाई तुम्हें डेली जो भी पढ़ते जा रहे हो उसका रिवीजन करना है। 3 तरीके से रिवीजन करना है, फर्स्ट इज डेली, सेकंड वीकली, तीसरा मंथली। डेली रिवीजन में क्या करोगे, जो भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, माइंड मैप्स बनाओगे, फटाफट से रिवीजन कर लोगे। वीकली रिवीजन में क्या करना है, जो भी तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करोगे और फिर तुम्हें करना है मंथली रिवीजन, कि जो भी पूरे मंथ में तुमने पढ़ा है वो सारी चीजें अच्छे से रैपिड रिवीजन करोगे। इससे क्या होगा कि जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो, तुम आगे तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन तुम्हें पीछे का भी अच्छे से याद रहेगा एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज स्टेप 7, जो कि है मॉक टेस्ट। बहुत सारे, मैं कह रहा हूं 99.9% बच्चे गलती करते हैं कि वो लेक्चर्स देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते। उन्हें डर लगता है कि कहीं यार मैं मॉक टेस्ट दूंगा मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। पर मैं लिटरली बता रहा हूं, मॉक टेस्ट इज नॉट अबाउट मार्क्स। मॉक टेस्ट है तुम्हारा कि तुम्हारा रियल एनालिसिस करके देगा कि एक्चुअली में तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम्हारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। एंड कुछ बच्चे तो ये भी समझ लेते हैं भैया मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मॉक टेस्ट की क्या जरूरत। भाई प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट दोनों एकदम डिफरेंट स्किल सेट है। मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हें पता चलना चाहिए कि यार टाइम मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अंडर प्रेशर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। एंड मॉक टेस्ट के मैं 3 रूल्स बताऊंगा, इन 3 रूल्स को अच्छे से फॉलो करना। रूल नंबर 1, जब भी मॉक टेस्ट देने जाओ तो एकदम ब्लैंक माइंड के साथ मत जाओ, प्रॉपर रिवीजन करके जाओ, 30 से 40 मिनट का रैपिड रिवीजन करके जाओ। रूल नंबर 2 इज एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट पे तुम्हें पेपर देना है, मतलब जितने भी नोट्स वगैरह, फोन वगैरह सब कुछ साइड में रखना है, टेबल एकदम क्लीन रखना है, टाइमर प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर देना है। एंड थर्ड रूल इज मॉक टेस्ट देने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि पहले मुझे राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है, पहले मैं इजी क्वेश्चंस करूंगा, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, फिर टफ क्वेश्चंस करूंगा, जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस थे उन्हें एंड में रिव्यू करूंगा। ये तीनों रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। एंड इन सभी रूल्स के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट की वो है एनालिसिस। जब भी तुम पेपर दे लोगे उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करो। जितना टाइम तुमने मॉक टेस्ट देने में लगाया उतना ही टाइम तुम्हें एनालिसिस में लगाना है कि यार कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए, कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक है, कहां मैं तुक्का मार रहा हूं, क्या क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करनी है। इसी से तुम इंप्रूव कर पाओगे और अपनी वीक एरियाज पे काम कर पाओगे। सो गाइस यही था कंप्लीट रोड मैप। फेज 1 तुम्हें डे 1 से फॉलो करना है, फेज 2 जो कि मई से लेके नवंबर तक है जिसमें तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन करना है, एंड फेज 3 जो कि 2 महीने मॉक टेस्ट और रिवीजन के उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। एंड नाउ अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि इस वीडियो को क्लोज करो और फिर सोचो कि यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, एंड वो कल कब में वो 9 महीने निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और फिर बाद में तुम्हें होगा रिग्रेट। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि अभी पेन नोटबुक लेके बैठो एंड जो सेल्फ असेसमेंट है अभी से स्टार्ट कर दो, लिखना अभी से स्टार्ट कर दो, फेज 1 को अभी से फॉलो करो और फाइनली आज से स्टार्ट करके इन अगले 9 महीने कड़ी मेहनत करके तुम फाइनली जेई क्रैक करो। डिसीजन तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें ऑप्शन 1 चूज करना है, ऑप्शन 2। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसी डिटेल स्ट्रैटेजीज फ्यूचर में आती रहेंगी फॉर JEE 2027 एस्पिरेंट्स। बाकी कोई भी डाउट रह जाता है मुझे कमेंट्स में जरूर पूछो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा।